बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, निगरान वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौजूदा मुआशी हालात और इस हवाले से किए जाने वाले इक़दाम पर आज मीडिया को आगाह किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में तफसीली फैसला जारी किया है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इंतखाबात का फैसला दे तो इस पर भी अमल किया जाएगा। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतालबा किया है कि हर सूरत 90 दिनों में इंतखाबात हो जाने चाहिए, जिस पर आज निगरान वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 90 दिनों में इंतखाबात का हुक्म दिया जाता है तो फिर इस पर अमल किया जाएगा। क्या इंतखाबात जल्द होने के इम्कानात मौजूद हैं या इसमें डिले हो सकता है? होने चाहिए, जल्द इंतखाबात होने चाहिए। और जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी जो कल उनकी गुफ्तगू हुई है आसमा शराजी साहिबा से, तो उसमें वो जो पहले उनकी बात थी कि जी 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा भी हो सकते हैं इस तरह, तो कल उन्होंने कहा कि 90 दिन से पहले भी हो सकते हैं। पर बड़ी मुनासिब सी बात है आइन के तहत। ज़ाहिर है कि इंटरव्यूज़ में गुफ्तगू में बाज़ दफ़ा जो है वो बात इस तरह हो जाती है, तो कल उन्होंने उसको करेक्ट करके फिर बात की कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और बाकी जो है वो देखें, दो चीज़ें इस वक्त ऐसी हैं जो कि बड़ी अहम हैं सर, बड़े अहम काम हो रहे हैं। एक तो ये है कि 2 रोज़ में जो ओपन मार्केट है, यानी जो मनी चेंजर्स हैं, अब तो छापे वापे पड़ रहे हैं, उनके घेराव की जद में है काफ़ी। ये अच्छा नहीं है। वैसे ये अच्छा इसलिए नहीं है कि देखें हर मुल्क में मनी चेंजर्स काम करते हैं। कहीं उतरे हैं, आप किसी मुल्क चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, आप सऊदी अरेबिया जाएं, इंग्लैंड जाएं, कहीं के एयरपोर्ट पे आपको मनी चेंजर्स मिलते हैं। लोग बाज़ार होते हैं, पूरे पूरे मार्केट्स होते हैं, लोग वहाँ मनी चेंजर्स थोड़ा बहुत जो है वो रेट्स ऊपर नीचे होते हैं। लोग यहाँ से रुपया लेके जाते हैं या बाहर से कोई डॉलर लेकर आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं मनी चेंजर्स। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये बरसा बरस से बहुत सारे मनी चेंजर्स तो नहीं, लेकिन एक मनी चेंजर्स की भी अपनी माफिया, और वो ये कि मनी चेंजर्स जो हैं वो इतने का रेट नहीं मिल रहा तो इतने का मिलेगा, ये करो, पैसा स्मगल बाहर ले जाओ, मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें तो बड़े पैमाने पे चंद मनी चेंजर्स की भी एक माफिया इन्वॉल्व थी, तो उन पर हाथ डाला गया है। तो 2 रोज़ में 24 रुपये कीमत गिरी है डॉलर की ओपन मार्केट में। लेकिन इंटर बैंक में कहीं डॉलर फंस गया था और आज जो है वो 306.98 से 304.96 पर आया है इंटर बैंक में। तो ये जब मेरे ख्याल अभी तो 2 दिन हुए हैं ना, ये ताजरों से मुलाकात जो हुई थी आर्मी जी, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी बुनियादी बात है कि वो उधर बैठे रह गए, बोलते रह गए। देखिए इसमें होता ये है कि हर एक को मौका मिलता है, जो मैंने कल भी बात की थी ना, इसके पास भी मौका है, इसके पास भी बहुत सारे लोग हैं, सबके पास मौका है, सबके पास पावर है, सबके अख्तियारात हैं, सबके पास है। अगर कोई है ना मेरे पास अख्तियारात नहीं है, ये जो हमारी गवर्नमेंट्स नहीं है, चाहे वो मार्शल्ला के अदवार हों या वो सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, इख्तियार तो सबके पास रहे हैं। वरना बेख्तियार गवर्नमेंट तो वो बाद में कहता है मैं पावर ही नहीं थी। एक चीज़ की पावर थी कि पैसा कमाते हैं, वो कमाया। और जो मार्शल्ला लगे हैं मुल्क में, तो उस दौरान भी जो है वो अजीब व गरीब किस्म के फैसले होते रहे। तो बात यह है कि विल अगर हो ना तो काम हो जाता है। और उसका ये आपको मुजाहरा नज़र आ रहा है कि 2 दिन में 24 रुपये गिर गए। पहले 1 रुपया रोज़ ऐसे फेंका हुआ था रुपए को कि हम परेशान थे कि शमशाद अख्तर साहबा आज जलवा अफरोज़ हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले दिनों में भी इस तरह आवाम से या लोगों से बातचीत करेंगी और ये बताएंगी कि ये 2 दिन में कैसे डॉलर कमज़ोर हो गया और रुपया तगड़ा हो गया। और इससे पहले इतने दिन तक ये क्या कर रहे थे बैठ के सारे निगरान, लोगों के अरबों रुपया डूबा है ना, ठीक है, तो बल्कि खरबों रुपया डूबा है और मुल्क पर कर्जा पड़ा है। तो ये ज़रा बयान करें ना कि ये कैसे हुआ है। और ये फिर एक 2 मीटिंग्स के बाद ये जब तो ये भी तो कह सकते थे ना, ये कह सकते थे ना कि जी हमें ये इश्यूज़ हैं
इसमें जो है वो हमें फ़ौज की, FIA की, पुलिस की मदद चाहिए, ये लोग हैं चंद ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, इनको आप ज़रा प्लीज़ कंट्रोल कर। कहा ही नहीं। IMF से पूछेंगे, IMF ने कहा, IMF ने कहा, IMF के गर्दान से निकले ही नहीं, उधर उधर पकड़ के उन्होंने मीटिंग की और ये हाथ डालें चंद लोगों पे, उसके नतीजे में ये मार्केट जो है आपको स्टेबल होती नज़र आ रही है। और ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि मनी चेंजेस खुद भी तो चाहिए ना कि वो ज़रा खुद भी तो ध्यान रखें। दुनिया भर में मनी चेंजेस काम करते हैं, ये कोई अनोखा मुल्क है कि जहाँ पे मनी चेंजेस जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम आ रहे होते हैं। तो ये बहरहाल ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। डॉलर अगर कम होता है तो डॉलर से फिर तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगाते हैं। अच्छा, एक तो ये काम और अच्छा हुआ है आज, और दूसरा जो है वो फैसला है आज। अब उस फैसले पे जो ये जो ऑडियो लीक्स के हवाले से फैसला था, अब इस पे एक बात तो ये है कि जाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब ने फैसला किया। ये वही ऑडियो थी जिसमें उनके कुछ ख़वातीन की गुफ्तगू थी आपस में, प्राइवेट टॉक्स थी, और उस पर फैसला आ गया। लेकिन यह है कि उस फैसले को बहुत से जो नाक़दीन हैं उन्होंने इस फैसले पे तनकीद की है कि भाई ये कमीशन जो बनाया था, ये कमीशन जो है ये तो जो था ये अपना ही फैसला ख़ुद क्यों सुना गया, और ये सारा सब कुछ हुआ। जो डिटेल जजमेंट है उसमें यह है कि जी ये कमीशन बनाने का, जो इस कमीशन ने ये सारा कुछ करके भेजा, इस कमीशन बनाने का इख्तियार तो था ही नहीं उनको, पार्लियामेंटेरियंस को। और उन पार्लियामेंटेरियंस को जो फिर उसके बाद उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि जो उन्होंने तौहीन अदालत की और जो गुफ्तगू वो करते रहे, और तो एक तरह से उनको भी चार्जशीट कर दी है और ये भी फैसला दे दिया। जी, साबिक हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत भी उसी की एक्सटेंशन लगती है वैसे बाज़ दफ़ा। मतलब इसके लोग भी जो हैं वो आप देखें ना कि वो मतलब इसके जितने वज़रा हैं वो अपने वज़ीर आज़म को देखने के बजाय वो लंदन ज़्यादा घूमते नज़र आते हैं। उनको अच्छा, उनको ऐसा लग रहा है, एक तासुर भी तो बड़ी चीज़ होती है ना। परसेप्शन रियलिटी से कभी कभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। परसेप्शन ये है कि चूँकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही है तो आपको तमाम लोग वहाँ पे नवाज शरीफ साहब से मिलते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब, एक तासुर, परसेप्शन। अच्छा, ये रियलिटी भी हो सकती है, लेकिन अगर ये रियलिटी है तो फिर तो बड़ी अजीब सी बात है। फिर तो प्री पोल फैसला फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है। मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं अगले महीने आऊँगा, और वो ज़ाहिर है आके अपनी पूरी कंपेन चलाएंगे। और ये भी शायद आज खबर आ रही है कि पुराने जो उनके साथी हैं उन्हीं को टिकट्स वगैरह देंगे। नए लोगों को पहले भी लेने को तैयार नहीं थे। नए लोगों को लेके क्या करेगी कोई पार्टी? ये जितने लोटे इधर के उधर, इधर के उधर चलें। ये नवाज नहीं, देखिए अभी तो ऐलान किया ना उन्होंने। ऐलान अब आते हैं नहीं आते, देर ताखीर होती जो भी, लेकिन ये ऐलान भी तो अच्छा है ना कि वो ये लोटों को नहीं लेंगे। ये लोटों को ना लेने का ऐलान भी अपनी जगह जो है ना। ये कोई पार्टी है, कम से कम एक इसको तो ऐलान करें ना कि हम बुरे वक्त पे साथ छोड़ के जाने वालों को दोबारा नहीं लेंगे वापस। अच्छा, तो अब वो आते ही नहीं आते, बात की बात है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये मनी चेंजर्स का और ये लाइसेंस वाइसेंस शायद उन्हीं के दौर में दिए थे उनको। उस वक्त उनका ख्याल यही होगा, मैंने कहा पूरी दुनिया में होते हैं मनी चेंजर्स, लेकिन ये कि बाद में पता चलता है कि उन्हीं मनी चेंजर्स के थ्रू ही मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। यानी अपने अपने मनी चेंजर्स भी होते हैं। ये मेरे मनी चेंजर्स हैं, ये उसके मनी चेंजर्स हैं, ये फ़लाना भेजेगा पैसा, ये फ़लाना, वही रूट्स इस्तेमाल होती है ना। तो ये जो है ये बड़ी बहुत बड़ी एक मेरे ख्याल से एक हो रहा है कि डॉलर नीचे जा रहा है। दूसरा ये है कि आज सदर आरिफ अलवी साहब 12 बजे उनका टाइम ख़त्म हो रहा है 5 साल का, लेकिन गालिबन वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक तो कोई आसार नहीं है कि वो अच्छा कंटिन्यू नहीं कर रहे। वो अपनी वो एक्सटेंशन नहीं है। कल भी मैंने बात की थी ना, वो आइनी तौर पे ये बात मतलब वो सदर रहेंगे जब तक अगला सदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उनको किसी ख़राब नाम के साथ पुकार के वो उनको वो मौजूद रहेंगे। वो आइनी तौर पे मौजूद रहेंगे जब तक के नए सदर नहीं आते। अगर वो रहने का फैसला करते हैं, अगर किसी मरहले पे वो कहते हैं मैं नहीं रहना चाहता, तो रिज़ाइन करके चले जाएंगे, खुद वजूहत देखेंगे। और सबसे अच्छी वजह तो वही है जो आजकल अदालतों में जो हमारे जज साहबान वगैरह से बीमार हो जाते हैं, तो ये सबसे अच्छी वजह है। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी जो बात बड़ी आज दिलचस्प है वो ये है कि ये देखें आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है उमर अता बंदयाल साहब के बतौर चीफ जस्टिस। अभी तक हमें नहीं पता, मुख्तलिफ बातें हम सुन रहे हैं। फुल कोर्ट
किस दिन होगा, अशाइया किस दिन होगा, सुप्रीम कोर्ट बार का जो है वो उनकी तरफ से किस दिन उनके एजाज़ में सेरेमनी होगी, क्या अगले, अच्छा ये था कि शायद आखिरी हफ्ते में वो कोई केसेस नहीं सुनेंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ तकारीब वगैरह में शिरकत करेंगे, दोस्त अहबाब से मिलेंगे, अपने जो जज साहिबान हैं उनके साथ, जो बरादर जज साहिबान हैं, और ये दुआ है मेरी तो बतौर, मैं बिल्कुल, हम तो किसी खाते में नहीं आते, ये दुआ है कि जाते जाते ये जो इख्तलाफात पैदा हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के काफ़ी अरसे से चल रहे थे, ये इख्तलाफात ख़त्म हो, एक तस्वीर आ जाए, एक तस्वीर आ जाए वो जप्पी पाते हुए, लेकिन एक तस्वीर आ जाए हाथ में लाते हुए, जप्पी पाते हुए, आप यकीन करें इस कदर खुशी होगी कि एक अच्छे नोट पे एक चीफ जस्टिस गए और आने वाले जो फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनके सामने बड़े मसाइल, बड़े इश्यूज़ हैं इस मुल्क में, अदालती निज़ाम ख़राब है, किस तरह से केसेस बनते हैं, किस तरह, और वो अगर किसी ने ख़ुद ज़ाती तौर पे, यानी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, भुगता हुआ है, तो वो फ़ाइज़ साहब से ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानता ना कि क्या हुआ, क्या है, होता किस तरह से होता है, क्या होता है मामला, तो उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और लेकिन बस ये कि उमरता बंदयाल साहब जाते जाते जो है ये इस तलखी को ख़त्म कर जाएँ तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन फिर वही नया साल शायद शुरू हो रहा है 13 से, उसमें वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो बाद में आएंगे, ठीक है, ये छोटे मोटी बातें चल रही हैं, लेकिन बखैर खूबी ये मामला आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर इसमें एक लेकिन आ गया, आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने केस रख लिया सुनने के लिए। यानी मेरा ये ख्याल था कि शायद आखिरी हफ्ते आराम आराम करेंगे जज साहिबान, यानी कम से कम, अच्छा चीफ जस्टिस साहब तो उसमें नहीं है, चीफ जस्टिस साहब उसमें नहीं है, लेकिन एक बेंच बन गया जनाब, और वो बन गया है 13 तारीख को। 13 तारीख को एक केस लग गया अदालत जी। अच्छा, उससे पहले नैब तरमीम के ऊपर कोई फैसला आना है, आ जाएगा किसी वक्त भी, बताया जा रहा है, सुना जा रहा है सारा, लेकिन ये अगले हफ्ते नैब तरमीम उड़ाने का, कुछ तरमीम शायद रह जाएँ, कुछ उड़ जाएँ, उसके शिकंजे में कुछ लोग आ जाएँ, कुछ फंस जाएँ, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए, लेकिन ये जो केस लग गए ना अगले हफ्ते, ये ही बड़ा ही अहम केस है, और इसमें हैं जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद, और ये जो हैं ये 12 सितंबर को इसकी समाअत करेंगे। और ये है क्या, ये केस है शुगर मिलों के खिलाफ अपीलें। यानी अब आएंगे जनाब वो फरिश्ता नुमा पाकबाज शख्सियात जो इस मुल्क में शुगर मिल्स के मालकान हैं, इनके खिलाफ लगी हुई थी अपीलें, अब ये समाअत के लिए 13। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीफ जस्टिस साहब चले भी जाते हैं तो ये बेंच जो है गालिबन समाअत करेगा। हो सकता है इस बेंच को ऐसे ही रखें, लेकिन मेरा ख्याल है इस बेंच को फ़ाइज़ ईसा साहब रखेंगे, क्योंकि ये बेंच, ये जो है ना, इसके पीछे माफिया है। फ़ाइज़ ईसा साहब का इसको रखेंगे फ़ाइज़ ईसा साहब, और हो सकता है इस बेंच में इसको बढ़ा भी दें, इसको कुछ ऊपर नीचे कर दें, क्योंकि ये जो है ना, ऐसे 12 सितंबर को लगा है, माजरत 13 को नहीं 12 को। तो इसमें जो है अब वो तमाम शख्सियात जो चीनी को इधर कभी कहते हैं कम हो गई है तो बाहर से मंगा लो, अच्छा बाहर से चीनी होती इधर ही है, वो बाहर से मंगा लेते हैं, बाहर से मंगा के फिर महंगी बेचते हैं, फिर इधर से बाहर से मंगल कर देते हैं, फिर तो इनको तो एक दफ़ा पकड़ के ना, इनको तो खुद इनकी क्रशिंग ज़रूरी है। हाँ, जैसे गन्ने वाली मशीन, चीनी एक दफ़ा सबको ज़रा थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा तो क्रश किया जाए ना पकड़ के, और ये देखा जाए कि ये आखिर ये कैसे अरब खरबपति हो गए, खरबपति हो गए, और डॉलर्स में इनके पैसे बाहर पड़े हैं। ये कोई मतलब है कि ये थोड़ा सा एक चंद लोग हैं, लेकिन यह है कि अब इनका केस लग गया और इनके खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि अब ये 13 तारीख को, मैं 12 तारीख को ये केस लगाए, और ये अब क्योंकि देखिए मुल्क में एक माहौल चल पड़ा है, एक कोई स्टेप लेता है ना, उसके नतीजे में एक माहौल चल पड़ता है कि जी ये माशी दहशत गर्दों को पकड़ना है, तो माशी दहशत गर्दों के खिलाफ एक बटन दब गया और अब उस पर घेरा आ रहा है। उसमें अक्रॉस द बोर्ड है, मतलब जिस जैसी शुगर मिले सबकी है ना, सबकी हैं। आप देखिए कैसे अंजुमन इत्तेहाद बाहिमी कैसे इकट्ठे हो जाते हैं सारे, यानी क्या हुकूमत, क्या अपोजिशन, क्या केयर टेकर, क्या फलाना, क्या डिमाकना, वो सारे इकट्ठे होके ये आपको कभी लैंड माफिया, कभी गंदम माफिया, कभी शुगर माफिया,
ये सारे इकट्ठे होके एक जगह हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि सियासत तो हम इबादत करने के लिए आए हैं, असल में तुम्हारा धंधा दूसरा है सर। तो ये जो है ये सारे जो हैं अब, और गैर सियासी लोग के बगैर, गैर सियासी लोगों के बगैर तो इसमें काम हो नहीं सकता ना। सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों शामिल इसमें रहे हैं हमेशा। तो देखते हैं कि ये अब 12 सितंबर को क्या होता है और आर्मी चीफ ने जो डंडा उठाया है वो डंडा किस किस के सर पे पड़ता है, और ये भी देखना है कि किस किस के सर पे पड़ना था और वो बच के निकल गया, उन पे ज़्यादा नज़र है कि जिन पे पड़ना चाहिए था वो बच के फिर निकल गया, तो ये भी नज़र रखनी है। ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है कि जनाब 2 रोज़ में ही अभी 24 रुपये गिर गया, और इस तरह से अगर होता रहेगा ना तो आप देखें इकोनॉमी आपकी कैसी स्टेबल हो जाएगी। मैंने कहा था नहीं ये को बाहर से थोड़ी, ये अंदर से सारा, बाहर वाले तो आपसे कह रहे हैं। देखिए मुझे बताएं एक बात, कोई इस मुल्क में पैसे इन्वेस्ट करेगा जब पैसा करप्शन का बाहर चला जाएगा? ये जो सारी स्कीम्स, ये जो चाइना के साथ सऊदी अरेबिया, इधर ये जो भी आज भी जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट सारा हम बता रहे हैं दुनिया को, वो सारा जब पैसा खा के भाग जाएंगे तो उनको पहले पकड़ना जरूरी है ना, और वहाँ पे एहतसाब जरूरी है, और वहाँ पे बड़े बिल्कुल ऐसे लोग बैठे हों, बिल्कुल रोबोटिक से नहीं होते, उनके अंदर वो फीड कर दिया जाए डाटा कि उनके सामने, हाँ उनके सामने वो नाम लेना कोई वो मतलब वो सुने जैसे ही होता है ना कि सुने करप्शन, पैसा आगे पीछे, वो उधर ही रोबोट्स की तरफ पकड़ लें। ठीक है, तो ये जो है ना ये मेरा ख्याल से बड़ा अच्छा हो रहा है और ये इसी तरह से जारी रहना चाहिए, और चंद दिनों में इसके इस असरात इंशाल्लाह नजर आएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगी तभी, उसके बाद जब देखेंगे सामने साफ सुथरे लोग बैठे हैं तो उसके बाद वो ये मामला ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी तक हुआ कुछ नहीं, अभी तो शौक एंड ही हुआ है, अभी तो बिठा के बात हुई है तो ये गिर गए 24 रुपए, देखें तो सही ना। अभी एक आध के जूते वूते पड़ गए तो ये तो 50 रुपए 100 रुपए गिर जाएगा, तो देखते हैं। हाँ उम्मीद करें, उम्मीद इंशाल्लाह, उम्मीद तो आपको पता है मायूसी को गुनाह नहीं कहा गया, मायूसी को कुफर कहा गया, गलत भी नहीं कहा गया, ये भी नहीं कि मायूसी गलत है, ऐसा भी नहीं कहा गया, मायूसी कुफर है। यानी मायूस आदमी जो है, जो आदमी मायूस हो जाता है वो असल में अल्लाह की रहमत से इनकार करता है। अगर आप इसकी गहराई में जाए ना, मेरा क्या बनेगा, मैं इसका मतलब है कि आप अल्लाह की रहमत के मुनकर हो रहे हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पे किसी से नहीं, ये दुनियावी मामला नहीं है, आप अल्लाह की रहमत से इनकार कर रहे हैं। वो रहीम है, वो करीम है बेशक, तो आप उसकी रहमत से इनकार कर रहे हैं। कहते मुझे माफ़, मैं तो मुझे थोड़ी अल्लाह माफ़ करेगा, नहीं, आप तौबा करें वो माफ़ करेगा। आप उसकी जहाँ पर आप इस तरह कहते थे नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे, इसका मतलब है आप वो मतलब उसके करने वाले जो काम है ना, आप अपने करने वाले काम करें, अल्लाह खैर सल्ला, बाकी छोड़ दें चीज़ें। इम्तिहान आजमाइशें किस पे नहीं आती, बंदों पैगम्बरों में नहीं है आजमाइशें, और कैसी कैसी आजमाइशें, और क्या मतलब वो मतलब आरे भी चीर दिया, किसी को सलीब तक ले गए, तो इतने पत्थर बरसाए गए ताइफ में के लहू लुहान हो गए। तो बात ये है कि तो उसका मतलब ये है कि वो कहे नहीं ऐसा तो नहीं, दुआ की ना, बल्कि दुआ की, बदुआ भी नहीं दी। तो इसलिए ये कि मायूसी से तो बिल्कुल ही जो है ना, इसको दूर रखा जाए, दुआ की जाए कि और करेक्ट भी किया जाए ना अपने आप को, सिर्फ दुआ पे भी ना छोड़ा जाए ना, पकड़ के कुछ ज़रा स्क्रू भी टाइट किए जाए। वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आजकल, कंप्यूटर एक नया लफ्ज़ आता है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट। हाँ बस कुछ आईटी इंडस्ट्री की वजह से ये नए लफ्ज़ आ गए ना, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए लोगों। एनीवे, तो ये 3-4 चीज़ें देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से हमारी मईशत के ऊपर ये असरअंदाज होती हैं। ठीक, और उसके साथ ही जो है वो तो मईशत, इस वक्त सबसे पहला इशू जो है ना, ये दोनों किस्म की दहशत गर्दी है, हार्डकोर टेररिज्म, ये जो कभी फिरका वराना इसको रंग दे दिया जाता है, कभी इसको लिसानी रंग दे दिया जाता है, कभी ये खुद वैसे ही आ जाता है, यानी कोई रंग नहीं होता लेकिन वैसे ही धमाका हुआ, शहादत है, एक तो वो, और उसका लिंक आप जोड़ दें माशी दहशतगर्दी के साथ, तो ये टोटल उसके बाद स्टेबिलिटी आपकी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी आइन और कानून के तहत फैसले करें और ये सारा अल्लाह खैर सलाह। अच्छा, तो दूसरी दो बातें तो ये हो गई। तीसरी जो बात है वो ये है कि तमाम दुनिया की असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली,
नई दिल्ली सजा हुआ है और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया है। और जितना मेरा ख्याल है पॉसिबल, क्योंकि ये चंद बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट है G20 समिट होना दिल्ली में, और ये आने वाले अरसे में मेरा ख्याल है कि अब इसके फ़ौरन बाद, यानी ऐसा नहीं है कि ये कल से स्टार्ट हो रही है, 9-10 2 दिन है, तो 9-10 को आप समझें कि ये जियो पॉलिटिक्स दुनिया की किस रुख पे जा रही है उसमें फ़ैसला हो जाएगा, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाइडेन आज पहुंच रहे हैं एयरफोर्स 1। आने से पहले उन्होंने कोविड का टेस्ट कराया है, क्योंकि अभी तक आप देखें कि कितना अरसा गुजर गया है कोविड ख़त्म हुए उसको, यानी एक तरह से हम भूल फरामोश करके बैठे हैं, लेकिन उनकी जो अहलियाँ हैं, खातून अव्वल बरतानिया की डॉक्टर जिल बाइडेन, उनको फिर पिछले हफ्ते कोविड हो गया। खैर उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो उन्होंने भी साथ आना था, वो क्वारंटाइन में चली गई। तो इन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं ये भी रास्ते में जर्मनी में जहाज़ को रिफिल करा के फिर दिल्ली पहुंच जाएंगे, पहुंचने वाले होंगे किसी वक्त। और इनका आज रात को इनकी मुलाकात होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। अच्छा, अब वो 1-on-1 मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसमें कहानी चलेगी पहले तो यूक्रेन की, दूसरी आएगी कि देखें बात सुने, अब आप एक पोजीशन ले लें, काफ़ी होगी यूक्रेन के ऊपर, रशिया पे पोजीशन ले लें, अब आपको पोजीशन लेनी होगी। फिर उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक्स की बातचीत करते हैं, उसके बाद वो कोई ड्रोन्स व्रोन्स लेने थे उसकी बातचीत करते हैं, कोई बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पोजीशन आप लें, ठीक है ना। अब ये दरमियान में बात नहीं चलेगी, ठीक है। G7 मालिक भी आ रहे हैं ना, G20 के अंदर ही G7 घुसा हुआ है ना, तो G7 के मालिक भी आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब अब सवाल ये है कि क्या कल पहुंचेंगे, क्या भारत पोजीशन ले सकता है इस वक्त? यही तो इंटरेस्टिंग बात है ना। जापान के जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा पहुंच गए हैं वहाँ, ठीक है, वहाँ पे तैयब एर्दोगन पहुँच गए हैं। अच्छा, बांग्लादेश से उनको भी बुलाया है बतौर मेहमान, हसीना वाजी साहिबा पहुँच गई हैं। अच्छा, उसके बाद ऋषि सुनाक पहुँच गए हैं, उनकी भी 1-on-1 मीटिंग है, वो भी पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि उनको भारत में कहा जा रहा है दामाद सन, हाँ, उनके रिश्ता वहाँ से एक पाकिस्तान से बनता है, एक उधर से बनता है, तो अगर हमारे यहाँ कभी तशरीफ़ लाए तो हम भी कोई दामाद ये कह देंगे या कोई बेटा कह देंगे, ऐसा कोई लफ्ज़ कह लेंगे। बहरहाल वो बड़े ज़बरदस्त से हैं ऋषि सुनाक, बड़े प्लेजेंट पर्सनैलिटी है। तो वो वहाँ पहुँचे हैं, वो भी कहेंगे कि भाईजान, अंकल जी, चाचा, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे मोदी जी के लिए, तो कहेंगे जी पोजीशन लेना आप, मतलब सारा आप ये दरमियान में कहाँ चल रहे हैं, ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं, आप तो मतलब पोजीशन लें कोई। जापान पहुंचा हुआ है। अच्छा, तैयब एर्दोगन की अपनी पोजीशनिंग है, तैयब एर्दोगन का आना वहाँ पे अपनी, वो भी जो खातून अव्वल हैं तरक्की की, वो भी साथ पहुंची हुई हैं। अच्छा, लेकिन इसमें अच्छा वो भी पहुंच गए, सर्जेई लेवरोव भी पहुंच गए हैं। अच्छा, लेवरोव पहुंचे हैं, लेकिन लेवरोव जो हैं वो सवाल ये है कि प्यूटिन नहीं है। अच्छा, प्यूटिन वीडियो लिंक पे भी खिताब नहीं कर रहे। अच्छा जी, ऐसा नहीं हो रहा कि प्यूटिन नहीं आ सके किसी वजह से, जैसे ब्रिक्स में हुआ था ना, ब्रिक्स में नहीं गए थे साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने वीडियो पे खिताब कर लिया था, वो वीडियो लिंक पे भी नहीं है, प्यूटिन है ही नहीं। अच्छा, और शी जिनपिंग नहीं है। अच्छा, अब शी जिनपिंग से मिलने के लिए देखिए ना, आपस में लोग इस तरह के फोरम्स में हमेशा ही होता है कि आप अपने एडवर्सरी से मिलते हैं, जो आपसे इख्तलाफ करने वाले लोग हैं उनसे मिलते हैं इधर उधर। तो एक तरह से बाइडेन खुश भी है कि मुझे मौका मिल गया सब लोगों से मिलने का, मैं मिलूंगा, मैं क्लाइमेट चेंज पे बात करूंगा, मैं जो और बहुत सारे मामले हैं उन पे बात, एनर्जी पे। चाइना वो कहते हैं ना, वो एक मूवी है, नॉवल भी है, मूवी द डे आफ्टर, वो न्यूक्लियर की बनी हुई, अगले दिन क्या होगा, ये तो हो जाएगा, फिर अगले दिन क्या होगा, ये सवाल है ना सारा। अब मसला ये है कि वो शी जिनपिंग भी नहीं है। अच्छा, वो आसियान में उन्होंने भरपूर बात की चाइना ने, कि जी न्यू जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बनना चाहिए, और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रेजिस्ट करेगा इंडोनेशिया भी और आसियान कंट्रीज़ भी। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी पहुंच गए हैं, वो साउथ अफ्रीका। अच्छा, इसमें से अब जो G20 है, शी जिनपिंग नहीं आया, इसके बारे में थ्योरी चल रही है, शी जिनपिंग नहीं आए, क्यों नहीं आए, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों भेजा है, खुद क्यों नहीं आए। मेरी बात हुई कुछ लोगों से, 2-3 नहीं, ज़्यादा दफ़ा चाइना का चक्कर लगा, मेरा कोई इत्तेफाक हुआ, काफ़ी दफ़ा चाइना में गया हूँ, लेकिन उसमें से अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं चाइना गया हूँ तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी के दौरे पे, दावत पे गया हूँ। मेरा जब चाइना जाना हुआ तो मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ने बुलाया, चाहे उरमची हो, चाहे वो शंघाई में थिंक टैंक्स वगैरह मुख्तलिफ, उनसे मुख्तलिफ जगहों पे ख़िताब का या बातचीत उन्होंने की, उन्होंने कहा
जो बकबक करते हो अपने मुल्क में बैठ के, जरा हमें भी सुनाओ, हम भी सुनते हैं। उसके बाद ये बड़े बड़े प्यारे लोग। और मुझे मौका मिला फिर उसके बाद बीजिंग जाने का भी, और फिर उसके बाद उनकी मतलब काफ़ी दफ़ा चाइना गया। तो चाइना में जब बात हुई वहाँ पे दोस्तों, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैंने कहा यार शी जिनपिंग नहीं आ रहे, क्या चक्कर है? वो कहते हैं वो यार ये G20 है क्या? इसमें एक तो पहली बात आधे तो हमारे ब्रिक्स के लोग घुसे हुए हैं, और फिर इसका इंपॉर्टेंस क्यों दें हम इसको G20 को? इसकी हैसियत क्या है G20 की? मतलब इसको इंपॉर्टेंस क्यों? हमारा ब्रिक्स आप देखें ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो आ रहा है फोरम आ रहा है अगले महीने, तो उसमें देखें आप, उसमें हम देखें पूरी उसमें आप देखें तो दुनिया के कितने लोग आते हैं। तो ये तो हमारे सारे दोस्त अहबाब हैं। सऊदी अरेबिया इसमें वो हमारा पार्टनर है। अच्छा, हुआवे ने वहाँ पे अपना टेलीफोन लॉन्च कर दिया है, वो टेलीफोन ने भड़का दिया। जी जी नहीं, यूएई, मैं कह रहा हूँ हुआवे जो है उन्होंने अपना टेलीफोन लॉन्च किया है, उसने आईफोन को फारिग कर दिया है जी, और वो चिप्स है उसके सारा, जी वो सारा फारिग कर दिया है। और बल्कि एक बड़ा नया क्राइसिस पैदा हो गया है, और वो आईफोन के अंदर जो है, आईफोन पकड़ा गया, आईफोन पकड़ा गया है। और मैं आपको ये बताऊं कि आईफोन किसने, ये आईफोन का जो पकड़े जाना है ना, ये पकड़े जाना इसको कहें या इसको जो भी कहें, ये बड़ा एक क्राइसिस है। और मैं क्राइसिस का लफ्ज़ इसीलिए इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसमें जो है ना वो एप्पल, ये मैं फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर जाऊँ, जिसने पढ़ना है पढ़ ले। वो कह रहे हैं एप्पल इश्यूज एमरजेंसी पैच आफ्टर पेगासस स्पाईवेयर ब्रीच। वो स्पाईवेयर पेगासस इसराइल वाला घुस गया हर जगह। अच्छा जी, आईफोन के जो आईफोन आप खरीदे तो उसमें घुसा हुआ, आईपैड में भी, आईपैड में ऑलरेडी पहले से ही घुसा हुआ है वो एनएसओ का वो जो पेगासस नहीं, इसराइल वाला। अरब न्यूज़ तो बहुत ही इसके ऊपर सख्त गर्म हुआ है, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के मुल्कों में जहाँ जहाँ आईफोन ले रहे हैं ना, दुबई, सऊदी अरेबिया, इधर से आईफोन खरीदता हूँ तो पेगासस पहले घुसा हुआ है। ये अरब न्यूज़ कह रहा है कि न्यू फ्लॉ इन एप्पल डिवाइसेस, ये जो 7वीं स्लाइड है, लेड टू स्पाईवेयर इन्फेक्शन रिसर्चर्स से। अब मुझे बताएं कि ये क्या रौला है? ये यानी वो सर, ये तो आईफोन का यूएसपी है, अगर यही नहीं है उसके अंदर नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर इसमें वो पहले से घुसा हुआ है, ये देखें फाइनेंशियल टाइम, ये रिपोर्ट्स पढ़ लें, मैं तो इसको पढ़ के कुछ और ही समझ रहा हूँ। वो कह रहे हैं एप्पल ने इमरजेंसी पैच की है कि ब्रीच हो गई है, लेकिन अरब न्यूज़ कह रहा है कि डिवाइसेस के अंदर है। दो बातें हैं ना, दोनों को देख लें, दोनों हेडलाइंस अगर दोबारा हम दिखा दें 1 मिनट। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि इमरजेंसी इशू कर दी है उन्होंने, एप्पल इशूज इमरजेंसी पैच आफ्टर पेगासस स्पाईवेयर ब्रीच। ये बिल्कुल अलग खबर है, ये बिल्कुल ये अलग खबर है। इमरजेंसी का ऐलान कर दिया कि जी वो जो टेक कंपनी वार्न दैट द आईफोन्स एंड आईपैड्स वर ओपन टू बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट लेवल क्लाइंट्स ऑफ इजरायली ग्रुप एनएसओ। ठीक है, अच्छा जी चलें, ये तो कह रहे हैं ना कि हो गया। अरब न्यूज़ कुछ और कह रहा है, वो कह रहे हैं कि फ्लॉ है डिवाइसेस में। अच्छा, और वो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, और ये इन्फेक्शन जो है, सॉरी, ये जो स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर इन्फेक्शन वो फैल गया, और वो टेलीफोन जो है वो सारे लोग ले लेके घूम रहे हैं हाथों में, और उनके टेलीफोन के अंदर सिर्फ डाटा सारा जा रहा है, और ये तो सब गड़बड़ पड़ी हुई सारी। अच्छा यार, एनीवे इसको छोड़ें, मैं आपसे सिर्फ बात कह रहा हूँ कि इसको देखना ये है कि एक तो बायलैटरल टॉक्स में क्या होता है, सबके सामने तो तकरीरें होंगी ना, G20 इजलास के साइड लाइंस पे, उससे पहले और उसके बाद साइड लाइंस पे जो मीटिंग्स हो रही हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैक्रों की हो रही है, ऋषि सुनाक और मैक्रों की हो रही है, मैक्रों की बाइडेन से हो रही है, अर्दोगन से किन की मीटिंग्स हो रही हैं, मतलब जो बायलैटरल मीटिंग्स में असल बात होती है ना, बाकी तो तकरीरें होंगी ना। कल वो समिट के ऊपर एक होगा, वन अर्थ वन पता नहीं, वन वर्ल्ड वन अर्थ वन क्लाइमेट, ऐसे करके कोई, तो उसमें तो तकरीरें होंगी ना, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने अलामिया के जारी होगा, नहीं जारी होगा। क्या यूक्रेन पे अलामिया जारी होगा? उस पर सऊदी अरेबिया साइन, सऊदी अरेबिया की पोजीशन न्यूट्रल है दरमियान में, सऊदी अरेबिया टॉक्स करवाने की कोशिश कर रहा है, टर्की टॉक्स करवाने की, जी मीडिएट करनी, ये मुल्क क्योंकि दरमियान में है, इसलिए इनकी पोजीशन स्ट्रांग है, क्योंकि ये मीडिएट करवा रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी के लिए मसला हो गया है, क्योंकि वो आप जब क्वाड में हैं, आप जो ऑकस में हैं, फिर आपको ये बात आगे, और वो आपको असला भी दे रहे हैं, आपको सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर गालिबन ये प्रेशर, और ये मैं बात आपसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये अब इस बात को कहना शुरू कर दिया है वहाँ के मीडिया ने भी, कि ये देखें ना, वाशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है, एज इंडिया होस्ट 9th स्लाइड, एज इंडिया होस्ट द G20 ऑफ वार्निंग अबाउट कंट्रीज फ्यूचर। यानी वो हैं भी, नहीं भी हैं, आगे भी हैं, पीछे भी हैं। शी जिनपिंग जो है वो वेनेजुएला के जो मदोरो हैं,
उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। वो मदोरो, वही मदोरो जिनके खिलाफ वो बगावत हुई थी, वेनेजुएला के ना मदोरो, सर वेनेजुएला के मदोरो जो हैं, निकोलस मदोरो, जिनके खिलाफ बगावत हुई थी, जिनके खिलाफ एक मुतबादिल हुकूमत खड़ी कर दी थी, जॉन बोल्टन ने बाद में कहा भी था, एडमिट भी किया था, वो 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक वो बीजिंग में होंगे। ठीक है, ब्रेक एक ले तो लेते ये हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं अराउंड द ग्लोब, और इस दौरान अच्छा है कि पाकिस्तान में एक माशी स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है सर, ब्रेक एक ले लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो आज उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द यानी कि अगले माह उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, क्या उनके जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं, या जो बात किया करती थी मरियम नवाज़ साहिबा लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो वाकई उनमें अब उनको मिल चुका होगा क्या? मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब का ऐसा कोई आने का फौरी तौर पर इरादा है। वो देखेंगे हालात, जब भी मुवाफिक होंगे हालात, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई मुवाफिक हालात अभी फौरी तौर पे, तो वरना तो फ़ौरन का मतलब तो ये होता है ना कि शाम की सुबह की फ़्लाइट लेकर वो आ जाएं। तो महीने 1.5 महीने बाद ज़ाहिर है कि उस वक्त जो हालात होंगे उस हवाले से वो फ़ैसला करेंगे। फ़ाइज़ साहब किस तरह से फ़ैसले करते हैं, कैसे उनके बेंचेस बनते हैं, क्योंकि सारी की सारी उम्मीद तो फ़ाइज़ साहब से, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फ़ाइज़ साहब आते ही उनके मुकदमे सुन के उनको छोड़ देंगे और वो मतलब वो वापस आ जाएंगे और बरी हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। फ़ाइज़ साहब अपनी एक बहुत उनकी यानी वो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अगर वो समझेंगे कि फ़ैसले गलत हुए हैं तो गलत हुए हैं। मैं जितना फ़ाइज़ साहब को समझता हूँ और जितना हमने देखा है, उनको देखा क्या है, उनको तो बेंचेस पे बैठने नहीं दिया गया, तो अब वो बैठेंगे बेंचेस में तो पता चलेगा। उनको तो पॉलिटिकल बेंचेस में बैठने ही नहीं दिया गया 2019 से, जो बड़ी बदकिस्मती है। तो वो बैठते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से बड़ी जिम्मेदारियां होंगी उनके सामने, बहुत कुछ होगा के सामने, एक पूरा पहाड़ है मसाइल का जो कि मुल्क जिनसे गुजर रहा है। लेकिन वही बात है कि निकालना तो हमने ही है ना, मसाइल को बाहर से आके तो नहीं ठीक करेगा। और ये जो इवेंट्स हो रहे हैं पड़ोस में, देखें ये जो तब्दीलियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं ना, ये जो चेंजेस हैं, फैसले हैं, ये सारा कॉरिलेट कर रहे हैं ये ग्लोबल। ये इसके बाद अब देखें ना कि G20 क्या अलामी पे तैयार होती है नहीं होती, क्या अच्छा प्रेसिडेंट मैक्रोन सबसे आखिर में मिलेंगे ना, प्रेसिडेंट मैक्रोन मिलेंगे मेरे ख्याल से इतवार के दिन, यानी जो लास्ट डे है वो लंच करके फिर वो निकल जाएंगे बांग्लादेश। और इसी तरह से जो यहाँ पे आप ये देखें कि जो फैसले होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, अब प्रेसिडेंट बाइडन आ रहे हैं इंडिया, तो आपका क्या ख्याल है कि वो मतलब पूरा G7 पहुंचा हुआ है ना, G20 का G7 हिस्सा जो है, जो सारे यानी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो सारा कुछ लेके इंडिया से कि इंडिया को खींचें एक तरफ। अगर प्रेसिडेंट बाइडन नहीं आते तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी लोग आ जाओ? बाइडन के हाथी के पैर में सबका पैर, तो वो चूंकि आ रहे हैं तो इसलिए बाकी लोग भी आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरबिया के वजीर वली अहद और वजीर आज़म वो आ रहे हैं, और वो शायद एक दिन स्टे करें और फर्दर स्टे करें, और उनकी फिर बायलैटरल मीटिंग्स हो, यानी समिट ख़त्म होने के बाद शायद वो दिन स्टे करें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि द डे आफ्टर क्या होगा, क्या चाइना अच्छा चाइना खामोश है इस दौरान, और वो चाइना निकोलस मैदुरो वहाँ पे हैं और ज़ाम्बिया के प्रेसिडेंट भी आएंगे, लेकिन निकोलस मैदुरो की इम्पोर्टेंस, और वो एक तवील दौरा उनका। निकोलस मैदुरो आपको पता है सऊदी अरेबिया भी आए हुए थे, टर्की भी आए हुए थे। निकोलस मैदुरो वो हैं जो कि वेनेजुएला के ह्यूगो चावेज़ वाला वेनेजुएला, उसके वो सरबरा, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो बगावत हुई, और उनके मुतबादिल जॉन बोल्टन ने खुद भी कहा था ठीक है कि हम इस बगावत को सपोर्ट कर रहे हैं। मैदुरो काफ़ी अरसे से उनके ऊपर सैंक्शंस लगी रही वेनेजुएला पे। वेनेजुएला दुनिया में तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक में से एक है, लेकिन चूँकि पाबंदियाँ लगी रहीं, मैदुरो के तख्ता उलटने की कोशिश हुई, तो उसके बाद ये हुआ इस पूरे अरसे में चाइना जो है वो उनकी मदद करता रहा वेनेजुएला की, और वेनेजुएला जो है वो एक बड़ा तगड़ा मुल्क है, ठीक है, बड़ा उसकी लीडरशिप शुरू से ही बड़ी तगड़ी वेनेजुएला की। तो अब यह है कि वो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं वो 8 से 14 तक होंगे चाइना। अच्छा 8 से 14 तक चाइना में होंगे, और मैंने आपसे कहा ना कि यह अब देखना यह है कि
यानी प्रेसिडेंट क्या वो बात जो मैंने चाइना से सुनी कि जी हम इसीलिए हम हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है G20 इज़ नथिंग। ब्रिक्स के लिए लाइन लगी हुई है मुल्कों की। कितने मुल्क ऐसे हैं जो G20 में अच्छा आप ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे, आपके पास इतने पैसे होंगे, आपके पास इतना होगा, आपके पास इतने महल होंगे, आपके इतना, और उनके पास है ही कुछ नहीं, ठीक है, और वो जो है वो G20 में बैठे हैं। और ये ब्रिक्स के लिए लाइन लगी हुई है दुनिया के मुल्कों की कि ब्रिक्स में हमें शामिल करें, और इसी तरह से SCO में लाइन लगी हुई है। तो SCO के मुल्कों को और ब्रिक्स को निकाल दें तो G20 में बचा क्या। तो वही कहते हैं कि बाकी मुल्क तो खुद इस वक्त इन्फ्लेशन का शिकार हैं, तो हम तो G20 तो ग्लोबलाइजेशन का दौर था ना, अब तो डी ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो गया है ना, अब तो डी डॉलराइजेशन, डी ग्लोबलाइज, इससे अमेरिका ने रोकना है। अच्छा, ये प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए भी एक बड़ी मूवमेंट है क्योंकि वहाँ शी जिनपिंग भी नहीं है और पुतिन भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट बाइडेन को मुकम्मल मौका मिल रहा है इस बात का कि जितनी लीडरशिप है वो उनके साथ 1-on-1 बात करेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें देखना यह है कि प्रेसिडेंट उर्दगन की क्या पोजीशन, अभी तक गंदम डील साइन नहीं हुई, ये ध्यान में रखें, गंदम डील साइन नहीं हुई अभी तक। रशिया ने कहा है कि हम करेंगे, लेकिन अभी वो वेट कर रहा है रशिया भी कि ये क्या G20 समिट और ये सारा, और बीच में नॉर्थ कोरिया आ गया, ये ध्यान में रखें, नॉर्थ कोरिया एंटर, नॉर्थ कोरिया इस पूरे गेम में, यानी अब वो मशकें शुरू होंगी, और वो नॉर्थ कोरिया की जो मशकें शुरू होंगी तो साउथ कोरिया ही है ना सामने, तो साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, रशिया भी आ गया, चाइना भी आ गया, ये वो उस इत्तेहाद का जवाब है गालिबन जो कि कैंप डेविड में हुआ था, साउथ कोरिया और जापान का, तो उधर से वो जवाब आ गया। नॉर्थ कोरिया तो बेचैन बैठा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना, वो तो यानी आप देखें ना लड़ने के लिए, वो तो हर कुछ अरसे के बाद नाराज होते हैं, एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करते हैं, वो कहीं हवाई के पास जाके गिर जाता है पानियों में, और अमेरिकन टेंशन में आ जाते हैं, वो इधर उधर मिसाइल मार मार के थक गए हैं वो। लेकिन ये है कि वो तो नॉर्थ कोरिया अपनी जगह एक स्लीपिंग जाइंट है ना, बहुत बड़ा मुल्क। तो अब देख, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी सूरत पैदा हो, देखना ये है कि क्या इस मैप के ऊपर, इस मैप के ऊपर असल चीज मैप है, असल चीज ये है कि क्या चाइना के अगेंस्ट G20 के अंदर कोई बात की जाती है? नहीं। क्या यूक्रेन के अगेंस्ट कोई बात की जाती है? नहीं। क्या कोई भारत के लिए, मतलब इंडिया को इससे क्या, एक तो ग्लोबल स्टेज पे तो आ गए ना, ये आखिरी समिट है, इसके बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, सारा कुछ शुरू हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना के अंदर ये हो रही है बात कि ये पी गई ना सारी दुनिया, इस मैप को पी गई। क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश को हमने कर दिया, इधर कर दिया, तो हो सकता है कि इस G20 समिट के बाद ये एक वाइब्स, और ये इंडिया में भी हैं, ये मैंने इंडिया से भी लोग मीडिया से पूछा और बाज़ लोगों से, वो कहते हैं कि इसके बाद चाइना और एक कदम आगे बढ़ाएगा। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। G20 समिट के बाद इसके लिए इंडिया को अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।